तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत अरब एवं तुर्क आक्रमण को। देखिए किस पुस्तक में हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, यह जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा से, नेचुरल हिस्ट्री से, किताबुल हिंद से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चचनामा में यह जानकारी मिलती है कि अरब ने सिंध पर क्या किया था, आक्रमण किया था। यह आक्रमण हुआ था 7वीं 8वीं शताब्दी के। ठीक है, सिंध के इतिहास की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना प्रथम आक्रमण मकरान के रास्ते देवल पर किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो मकरान के रास्ते देवल पर किया था। अरबों को भारत में आगे बढ़ने से गुर्जर प्रतिहार तथा राजपूत राजाओं ने उनको रोका था। जो अरब आक्रमणकारी थे, उनको भारत में आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था? गुर्जर प्रतिहार और राजपूत राजाओं ने उनको रोका था। निम्नलिखित में से कौन तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं? इसको लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक है जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही को जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। फतवा ए जहांदारी को लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने। अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने। तबकात ए नाशरी को लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। तारीख ए फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने। फतवा ए जहांदारी को लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने। और अकबरनामा को अबुल फजल ने। तबकात ए नाशरी को लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। नेक्स्ट चलते हैं, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है तारीख ए फिरोज शाही। इब्न बतूता ने लिखा है रहला नाम की पुस्तक लिखा है। ठीक ना, इब्न बतूता ने रहला नाम की पुस्तक लिखा है। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा। ठीक है, किताब उल हिंद इसको लिखा है अल बरूनी ने। और अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजायन उल फुतूह। खजायन उल फुतूह ये अमीर खुसरो ने लिखी है। यहाँ पर देखिए प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। खजायन उल फुतूह इसको लिखा है अमीर खुसरो ने। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा है। किताब उल रहला ये इब्न बतूता ने लिखा है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की? मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने दिल्ली सल्तनत में किसके तबकात ए नासरी को लिखा है? मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार था। और तबकात ए नासरी पुस्तक के प्रारंभिक काल, जो इस्लाम के उदय से पूर्व के काल में पैगंबरों एवं मुस्लिम इतिहास की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल हिंद को लिखा है अल बरूनी ने। ठीक है, इब्न बतूता का हमने अभी देखा, रहला नाम की पुस्तक इन्होंने लिखा। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन इसमें किया गया है। प्रसिद्ध विद्वान है जो अल बरूनी, उन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा में रचनाएं करता था? तो वह अरबी भाषा में लिखा करता था। ठीक है, अल बरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा का विद्वान था। अल बरूनी भारतीय इतिहास के प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, अल बरूनी भारतीय इतिहास के प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध था। उन्होंने अरबी भाषा का ज्ञान था। ठीक है, वह अरबी भाषा का एक विद्वान था। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ये पूछा जाएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल बरूनी। ठीक है, कौन सी भाषा का विद्वान था ये? अरबी भाषा का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ठीक है, सिंध पर उन्होंने विजय पाई थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। कुछ ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार 711 ईस्वी इसको माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध पर विजय अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था। भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, सिंध पर विजय अरबों का क्या था? पहला सफल आक्रमण था। सिंध पर सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। जिस समय अरब पर आक्रमण हुआ था उस समय सिंध का राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को रावर के युद्ध में हराया था।
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, अरब आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? सिंध पर। तो उस समय सिंध का राजा दाहिर था और राजा दाहिर को उसने रावर के युद्ध में हराया था। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की। गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के तख्त पर बैठा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क या मुस्लिम कौन था? सुबुक्तगीन शासक था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार? इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने हिंदू शाही राजा जो आनंदपाल था उसको उसने पराजित किया था। कब किया था? 1009 ईस्वी में उन्होंने पराजित किया। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसे विध्वंस किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने विध्वंस किया था? महमूद गजनवी ने। और उसने क्या किया था? इस मंदिर के जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे उनको उसने लूटा था। 1025 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतः से नष्ट कर दिया। इसकी अथाह संपत्ति को भी उसने लूट लिया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था। ठीक है, कब? 1025 में। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था। उसने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया और वहाँ से अथाह संपत्ति को उन्होंने लूट लिया था। जब उसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? राजा दाहिर था। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम शासक था जिन्होंने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति उसने क्या की थी? अंकित कराया था। फिर हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के सिक्कों के एक तरफ क्या थी? देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? कलमा लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? कलमा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो गई थी? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्क साम्राज्य का शासन 3 गुलाम यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको संभाला। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी। इसका और क्या नाम था? सिहाबुद्दीन। ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को माना जाता है। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ठीक, और कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य में यह हुआ था। किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी चंदावर के युद्ध में। उसने जयचंद को हराया था। जयचंद कन्नौज का शासक था। जयचंद गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद दलपंगुल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जयचंद है वो दलपंगुल के नाम से प्रसिद्ध है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच? राजा जयचंद। गढ़वाल वंश के एक शासक किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कन्नौज का शासक था। भारत के में सल्तनत काल में निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था? जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसको अमीर खुसरो ने, ठीक है, राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। इसको क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीये हिंद के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कव्वाली के जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। सितार के आविष्कारक भी अमीर खुसरो हैं। हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं देखिए, इन्होंने क्या लिखी है? खजायन उल फुतूह, ठीक है, खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो की है। और नूह ए सिफर ये भी अमीर खुसरो की रचना है। और तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने, ठीक है। तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूते ये हिंद या तूता ये हिंद भी कहा जाता है? कव्वाली का जनक भी है। कौन है वो? अमीर खुसरो है, ठीक है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। फिर निम्नलिखित में से किसे तूती ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है? ये कौन है? अमीर खुसरो जी को। नेक्स्ट देखिए, फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर हसन,
अबू तालिब या फैज़ी या अमीर खुसरो? इसका भी राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से संबंधित तथ्य देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन, ठीक है। इसको यामीनुद्दीन खुसरो था, ठीक है, अबुल खुसरो था। अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहता था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो को नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं का मौलिक तत्व भारतीय पर्यावरण से संबंधित है। फिर आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए हैं? 5 वंश, ठीक है। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश, ठीक है। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान शासन किया? ये रहे 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन था। गुलाम वंश थे 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। 1206 से 1290 ईस्वी तक थे गुलाम वंश, ठीक है। इसको इलबरी तुर्क वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है गुलाम वंश को। नीचे हम देखते हैं कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था। गुलाम वंश थे 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी रहे 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश आया 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 ईस्वी के दौरान कुल कितने 5 राजवंशों ने यहाँ पर क्या किया था? शासन। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। घोड़े से चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का अन्य नाम है मामलुक वंश, ठीक है, या इलबरी तुर्क वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश मामलुक वंश की शासन अवधि 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन अवधि ये 1206 से कब तक रहे? 1210, ठीक है। फिर घोड़े से चौगान खेलते समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर और इसने कौन सी उपाधि ली थी? मलिक एवं सिपहर सलार इसकी उपाधि थी मलिक एवं सिपहर सलार, ठीक है। सिपहर सलार की उपाधि ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको क्या कहा जाता है? पोलो खेलते समय घोड़े पर से अचानक गिर जाने से लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तुगलक वंश या खिलजी वंश, लोधी वंश या मामलुक वंश। तो हमने अभी देखा कि मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंश में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? सबसे पहले आएगा तुर्क, फिर आएगा खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश, ठीक है। तुर्क जिसको कहा जाता है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहे। फिर आएगा तुर्क के बाद खिलजी वंश, ठीक है। तो 4 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर तुर्क नहीं दिया है। तुर्क, खिलजी, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश, फिर अंतिम वंश आएगा लोधी वंश। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए, सबसे पहले पर तो 4 आएगा, फिर आएगा 3, ठीक है, 4 3, फिर आएगा 2 1। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपको मिलेगा दिल्ली में। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था। अब स्थिति ये कहाँ मिलेगी? दिल्ली, ठीक है, कुतुब मीनार के पास में मिलेगी। इसके वास्तुकार हैं इसकी वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली में यह निर्मित है। दिल्ली में स्थित जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में इसको निर्मित किया गया। निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा, ठीक है, साष्टांग प्रणाम, पैबोस सम्राट के पैर चूमना की रस्म शुरू की थी? इसको की थी गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। तो दोस्तों हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।